चलिए आज का हमारा क्या टॉपिक रहने वाला है बच्चे, ठीक है, देख लीजिए। हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी और रोजगार, ठीक है। यानी अब हमारा चैप्टर ये रहने वाला है कि रोजगार क्या होता है और बेरोजगारी क्या होती है, इसको हम ठीक है समझेंगे। और फिर उसके बाद क्या है बच्चे, ये एक तो हम पहले एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, इनमें कुछ बातों को समझते हैं। फिर उसके बाद जो ये देखेंगे कि भारत के अंदर रोजगार का क्या हालात है, रोजगार के क्या क्या साधन हैं, और फिर बेरोजगारी के क्या क्या हालात हैं भारत के अंदर, ठीक है। यानी कि रोजगार को लेकर या बेरोजगारी को लेकर भारत की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको ये चैप्टर सिखाएगा, ठीक है। तो आज हमारा इतना सा टॉपिक रहने वाला है कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट से। किससे? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, बेरोजगारी। यहां सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप बेरोजगार नहीं हो बच्चे, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अभी काम करने के योग्य भी नहीं हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको यही सारी चीज समझाऊंगा। यहाँ जब भी हम किसी विद्यालय या किसी विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आप इससे पहले भी चैप्टर पढ़कर आए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप शिक्षा पर जो व्यय कर रहे हो, तो शिक्षा पे व्यय करने से, यानी शिक्षा क्या करती है, शिक्षा आपको सीखना सिखाती है, आपकी समझ को बेहतर कर देती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, आप जब भी कहीं जॉब या नौकरी आपको रोजगार चाहिए होता है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं बच्चे कि पढ़ाई के माध्यम से जिस भी स्तर में आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं उसकी पढ़ाई करते हैं, जिससे आपकी समझ और शानदार हो जाती है। और जब आप स्किल या एक्सपर्ट हो जाते हैं, यानी आपको कोई कुशलता प्राप्त हो जाती है किसी काम को करने में, या कोई एक्सपर्टाइज यानी विशेषता प्राप्त हो जाती है, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब आप उस क्षेत्र में क्या करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है। और फिर आपको नौकरियां मिलती हैं, फिर आप रोजगार मिल जाता है आपको। तो आप सभी पढ़ाई का मेन जो उद्देश्य यही है कि ताकि जब आप अपने रोजगार यानी या जीवन यापन के लिए पैसा ऐसा कमाना पड़ेगा ना, तो पैसे कमाने के लिए आपको जिस साधन की, जिस तरीके की, जिस ठीक है जरूरत होगी, वो सारा आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है, कि ताकि आप अच्छे से काम कर सके, आपको आसानी से रोजगार मिल जाए। तो पढ़े लिखे लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है क्योंकि उन्हें वो चीजें आती हैं, ठीक है बच्चे। तो रोजगार का सिंपल सा मीनिंग यही है कि भैया जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए क्या करना, कोई काम, कोई ऐसा साधन होना जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकें और आजीविका कमा सकें, और आजीविका कमाकर अपना जीवन निर्वाह कर सकें, ठीक है। उसको रोजगार, उस साधन को रोजगार बोला जाता है, एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ये ज्यादा सिक्योरिटी होती है कि आपको रोजगार का साधन कुछ न कुछ जरूर मिलता है। या तो आप किसी के अंडर किसी कंपनी में जॉब आपको मिल जाती है, या आप खुद का भी व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि बेरोजगारी क्या है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक। तो बेरोजगारी क्या है बच्चे, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है, बेरोजगारी समझते हो, कौन समझता है बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? काम करना चाहे उसको काम नहीं मिलता। तो देखिएगा बच्चे, बिल्कुल सही बात है। सरल भाषा में तो यही है कि जिस व्यक्ति को, यानी कोई व्यक्ति बेचारा बाहर मार्केट में जाता है, उसको काम नहीं मिल रहा होता कहीं, ठीक है, यानी वो काम करना चाह रहा है लेकिन बाजार में काम नहीं है, तो मम्मी बोलती है, ने कैसे बड़े, कोई भी आपके घर में बड़े भैया टाइप के हों
और वो लोग कहीं काम हम ना करते, कुछ ना मिले तो मम्मी यही बोले बैठा रहता है घर के अंदर एकदम, है ना। तो मेरे हाँ मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, ऐसे करके बोला जाता है, ऐसे करके बोला है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब किसी व्यक्ति के पास काम नहीं होता तो हम ये समझते हैं बेरोजगार है, उसके पास नौकरी नहीं है तो वो बेरोजगार है। कोई पैसा कमा के घर में नहीं ला रहा तो बेरोजगार है। साधारण मात्रा में तो यही समझा जाता है, ठीक है। यानी बेरोजगार का अर्थ यही, पैसा नहीं कमा रहा भाई वो तो बेरोजगार है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, यही अर्थ होता है बेरोजगारी का। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो अर्थशास्त्र के अनुसार इसकी परिभाषा थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए, ठीक। तो वो बेहतरीन परिभाषा क्या है बच्चे कि अनएम्प्लॉयमेंट, समझिएगा कुछ चीजें जोड़ेंगे हम इन्हीं बातों में, कुछ चीजें जोड़कर इसकी बातें समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बच्चे। एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन, ठीक, कोई भी व्यक्ति हो, वो क्या करता है, प्रिविलिंग वेज रेट पर, समझते हो प्रिविलिंग वेज रेट, प्रिविलिंग वेज रेट का मतलब होता है प्रचलित मजदूरी दर, ठीक। यानी जब कोई भी, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, यानी बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर क्या है बच्चे, काम करने के इच्छुक है। क्या है, क्या है, विलिंग टू वर्क, काम करने के इच्छुक है, ठीक। और एबल टू वर्क, एबल टू वर्क समझते हो, योग्य भी है उस काम को करने के, ठीक। पर यानी कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, ठीक है, काम करने के योग्य भी है, लेकिन फिर भी उसको क्या होता है, जॉब नहीं मिलती, यानी ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा होता है, नॉट गेटिंग जॉब या वर्क, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई पर्सन क्या चल रहा है कि प्रिविलिंग वेज रेट पर। अब आपको लग रहा है ये प्रिविलिंग वेज रेट क्या है, ठीक है। तो प्रिविलिंग वेज रेट का मतलब होता है बाजार के अंदर जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो हर काम की कुछ न कुछ क्या चल रही होती है, कीमत चल रही होती है। आप अपने आसपास जब घर बनवाएंगे तो घर में आप देखें मजदूरों का एक क्या चल रहा होता है, एक रेट चल रहा होता है, मजदूरी दर चल रही होती है, वेज रेट चल रहा होता है। तो जैसे हर क्षेत्र में ये थोड़े अलग अलग पाया जाता है, गांव में थोड़ी सस्ती है मजदूरी, शहरों में थोड़ी महंगी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मजदूर 500 रुपए में, आपको एक मजदूर की मजदूरी 500 रुपए है, ठीक है, और मिस्त्री जो है उसका 700-800 रुपए लिया जाता है। तो ये रेट चल रहा है। आप कोई ग्रुप डी की जॉब करने जाएंगे, हेल्पर की जॉब जाएंगे तो लगभग आपको 10-12 हजार रुपए मिल जाएंगे महीने के। तो हर काम का बाजार में कुछ न कुछ कीमत प्रचलित होता है, उसी को बोलते हैं प्रचलित मजदूरी दर, प्रिविलिंग वेज रेट, यानी किसी काम की बाजार में मौजूदा क्या है, रेट। समझ आ रहा आपको कि कितना रुपए दिया जा रहा है उस काम के लिए। तो उस जो रेट मार्केट में चल रही है उस रेट पर कोई व्यक्ति काम करने के इच्छुक है और काम करने के योग्य है, वो काम करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा होता, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, वो बेरोजगार है। समझ आ रहा है आपको। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति क्या प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, काम करने के इच्छुक है, काम करने के योग्य है, फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा होता, तब उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, वो बेरोजगार है। समझ आ रहा है आपको। तो क्लियर हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, और बेरोजगारी का असल मतलब यही होता है, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं धीरे धीरे अपने वर्कर्स की और भी इसके टर्म्स के बारे में जानने के लिए। तो ये तो समझ आ गया बेरोजगारी क्या है, ठीक। अब एक शब्द यूज होता है, हम कुछ ऐसे ही वर्ड पढ़ने वाले हैं ताकि हम जब भारत के संदर्भ में यानी भारत के आंकड़े दिखाएं बेरोजगारी के मतलब रूप में, तो आप उसको समझ सकें कि क्या हालात है। अभी तक आप सिर्फ किताबों में या आप आसपास जब टेलीविजन पर आप सिर्फ शब्द सुनते हैं, अब आप उसे अच्छे से जान सकें ताकि आपको स्थिति का अंदाजा लग सके भारत के अंदर कि भाई भारत के हालात क्या हैं, ठीक है, भारत में रोजगार के क्या हालात हैं, भारत में बेरोजगारी क्या हालात चल रहे हैं,
तभी आप समझ पाएंगे। समझ आ रहा आपको? तो उसको समझने से पहले उसमें जो शब्द यूज होते हैं उसको पहले समझना जरूरी है। तो बेरोजगारी तो आपको समझ आ गई। एक शब्द बहुत बेहतरीन सा है, एक शब्द यूज होता है वर्कर। श्रमिक कौन होता है? कोई बच्चा बता सकता है कौन होता है श्रमिक? देखिए श्रमिक क्या है बच्चे? श्रमिक वो पर्सन श्रमिक है जो क्या करता है बच्चे? वो पर्सन श्रमिक है जो किसी भी इकोनॉमी में, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन या आउटपुट बोल लीजिए, उसमें क्या करता है? अपनी हिस्सेदारी निभाता है, यानी उसमें क्या करता है? कंट्रीब्यूशन करता है। यानी वो सभी व्यक्ति क्या है? श्रमिक कहलाते हैं, जो देश की उत्पादन क्रिया में क्या होते हैं? भागीदार होते हैं, हिस्सेदारी निभाते हैं। तो वर्तमान समय में अगर आप बात करेंगे, जैसे मैं हूं, मैं भी एक अपने देश की इकोनॉमी के अंदर मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, सेवाएं मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही आपके पिताजी कहीं ना कहीं किसी सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे, ठीक है, या कोई किसी के पिताजी व्यवसाय चला रहे होंगे, ठीक है। तो देश की जीडीपी, मैंने यहाँ आउटपुट बोला तो मैंने यहाँ आउटपुट का मतलब यहाँ जीडीपी से भी आप ले सकते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन में अगर आप कोई भी योगदान दे रहे हैं, जो जो लोग योगदान दे रहे हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? श्रमिक कहलाएंगे, वर्कर कहलाएंगे। समझ आ रही है बात? तो वर्कर समझ आया? श्रमिक वो व्यक्ति है जो देश की अर्थव्यवस्था में, देश के अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, उसमें अपना क्या करता है? अपना कंट्रीब्यूशन, योगदान देता है, हिस्सेदारी देता है, अर्थात सहयोग देता है, ठीक है। किसान हो गया, गांव में आप जाएंगे, गांव में किसान क्या कर रहा है? धान वान इन सब की खेती कर रहा है, ठीक है। तो भैया किसान भी देश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि जीडीपी के अंदर ये भी शामिल होता है। कोई टीचर है, किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो सारी चीजें किसमें शामिल होती हैं बच्चे? जीडीपी के अंदर शामिल होती हैं। और जो लोग जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं, अभी पीछे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का पूरा पढ़ के, सब क्या होता है? वहां काम करने वाले सभी लोग क्या कहलाएंगे? श्रमिक कहलाएंगे। समझ आ रहा आप लोगों को? चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तब कोई व्यक्ति क्या कहलाएगा? श्रमिक कहलाएगा, वर्कर कहलाएगा। क्लियर है? अब वर्कर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? अब जो लोग काम कर रहे हैं ना, आप देखिएगा, आप पहचानिए, समझिए, अपने आसपास देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं, जो श्रमिक मैंने बोला ना, देश की उत्पादन क्रिया में हिस्सेदार है, तो दो तरीके से काम कर, उनकी पहचान दो तरीके से बांट दी गई। एक होता है कैजुअल वर्कर। कौन से होते हैं? कैजुअल वर्कर कौन से होते हैं? भाड़े के मजदूर। आपने सुना है? क्या? पहले होते हैं और फिर वो होते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मैंने उसके टाइप्स बता दिए, उसी के अंदर जब आप जाएंगे तो और बातें, जैसे अगर हम एक और क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन का मैंने क्या किया, या तो आप उसको ना कई तरीकों से बांट दीजिए, यानी सब क्लासिफिकेशन है, तो मैं तो सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, देखिए, अगर ब्रॉडली बात करें तो जो श्रमिक जो होगा, दो बात, एक तो खुद का काम करते हैं और कुछ क्या करते हैं? दूसरों के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो जो खुद का काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर बोला जाता है, ठीक है। और एक कौन से होते हैं? एक होते हैं हायर्ड वर्कर होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं? किसी दूसरे के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी क्लासिफिकेशन है। यानी एक क्या हो गया? एक वर्कर कौन सा हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी अभी बोला था ना मैंने कि जो लोग अपना व्यवसाय खुद कर रहे हैं, ठीक है। एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो गया, और एक क्या हो गया बच्चे? एक हो गया हायर्ड वर्कर, ठीक। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो व्यक्ति स्वरोजगार, खुद का व्यवसाय कर रहा है, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहा, खुद अपना व्यवसाय, अपनी दुकान खोल रखा है, या कोई भी मोमोज बेच रहा है, ठेला चला रहा है, यानी अपना व्यवसाय कर रहा है। वो ठेला चलाने का मतलब ठेले पे दुकान खोल के सामान बेच रहा है, ठीक है। तो या अपनी खुद घर पे अपना व्यवसाय कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग कौन होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। एक किसान है, अपने खेत पे खुद काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। समझ आ रहा है? किसी दूसरे के घर काम करने नहीं जा रहा,
वो खुद का अपना काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरी अकेडमी में ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही हूँ, ठीक है, स्वरोजगार, ठीक है। तो समझ आ रहा है। और एक होता है हार्ड वर्कर। अब हार्ड वर्कर कौन होते हैं? जो क्या करते हैं, जो खुद का कार्य ना करके किसी व्यक्ति के अधिकृत काम कर रहे होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर काम कर रहा होता है। जैसे नौकरी, नौकरी बोलते हैं नौकर, नौकर मतलब किसी दूसरे के अधिकृत होकर काम करना। समझ आ रहा है आपको? वो खुद का काम नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, किसी दूसरे के अधिकृत काम कर रहा होता है, उसे बोलते हैं हायर्ड वर्कर। इसके लिए उसको सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयड, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है तो उसके वजह लाभ के रूप में पैसा कमा रहा होता है ना। जो व्यवसाय करता है वो लाभ कमाता है। यहाँ पर आते हैं, आपको सैलरी मिलती है, महीने का महीने सैलरी। अब हम हैं, हम व्यवसाय खोले तो हमें लाभ के रूप में मिलता है पैसा, फीस के रूप में मिलता है, ठीक है। हर महीने की सैलरी नहीं आती हमें, है ना। तो समझ आ रहा है बच्चे, सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, और क्या हो गया, हार्ड वर्कर। तो दोनों बातें क्लियर है सब लोगों को। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या, कौन होता है, क्लियर हो गया, ठीक। सेल्फ एम्प्लॉयड वो व्यक्ति है जो स्वयं के लिए काम कर, स्वरोजगार कर रहा है, अपना खुद का कार्य कर रहा है, किसी के अधिकृत नहीं है, ठीक है। और हार्ड वर्कर वो हो गया जो किसी के अधिकृत काम करता है, किसी व्यक्ति के या किसी संस्था के अंदर, ठीक। अब क्या है बच्चे, अब जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हार्ड वर्कर की, है ना। तो हार्ड वर्कर में आता है, कौन कौन आते हैं, यानी जब हम हार्ड वर्कर की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो एक आता है क्या, कैजुअल वर्कर, ठीक है। तो कैजुअल वर्कर जैसे भाड़े के मजदूर हो गए, और एक क्या होता है बच्चे, रेगुलर, क्या होता है, रेगुलर वर्कर होते हैं। रेगुलर मतलब नियमित मजदूर, ठीक। तो अब कैजुअल कौन होता है, भाड़े के मजदूर, और रेगुलर वर्कर क्या होते हैं, देखिएगा बच्चे। तो जो कैजुअल, CW मतलब कैजुअल, काऊ नहीं होगा, हर चीज का मतलब गाय नहीं होता है, ठीक है। तो ठीक है ना। और एक होता है आपका RW, ठीक है। तो ये दो लोग हैं, ठीक। तो एक होता है कैजुअल वर्कर, भाड़े के मजदूर, और एक होता है, क्या होता है बच्चे, एक रेगुलर वर्कर। तो भाड़े के मजदूर क्या होते हैं, देखिए इन दोनों में अंतर होता है। भाड़े के मजदूर वो हैं जिनको नियमित रूप से काम नहीं मिलता, ठीक है, कभी काम मिलता है, यानी ये डेली वेजर्स होते हैं एक तरीके से। यानी इनकी विशेषता क्या होती है बच्चे, ये डेली वेजर्स हैं। डेली वेजर समझते हो, दैनिक दिहाड़ी मजदूर जिसे बोलते हैं, दिहाड़ी मजदूर। आप देखिए जो जब घर वर बनते हैं तो आपने मजदूरों को देखा है, तो ये इनको कभी 2 दिन 4 दिन के लिए काम, घर मान ली किसी को घर बनाना है तो बहुत होगा तो 1 महीने के लिए काम मिला, फिर उसका जैसे ही काम खत्म हुआ फिर ये काम की तलाश में 15 दिन 20 दिन 30 दिन ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, है ना। आप देखोगे रिक्शा वाले बेचारे एक जगह बैठे रहते हैं, जब कुछ को काम होगा, कोई फ्रिज खरीदा मान ली पलकपुर से फ्रिज खरीद के लक्कड़पुर लेकर आना है, तो भैया तब जाके फोन करते हैं हमारा फ्रिज पहुंचाना, 100 रुपया देंगे, 10 दिन आ जाएंगे। तो इनको भी कोई जरूरी नहीं है, लोग खरीदेंगे, जरूरत होगी तो काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है आपको। तो ये लोग भाड़े के मजदूर होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको बच्चे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनको कोई भी नो सोशल सिक्योरिटीज, नो सोशल सिक्योरिटी का मतलब समझते हो क्या होता है, कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही होती, अर्थात इनको कोई PF EPF का पैसा नहीं मिलता, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सुविधाएं नहीं मिलती, ठीक है ना ही कोई भी इनके क्या होते हैं, कोई भी कल को इनके साथ कोई बातचीत हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई इनका हक मार रहा हो तो ऐसे में कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता इसके साथ, कोई यूनियन वगैरह नहीं होता। वही जब आप किसी सरकारी कंपनी में, क्या बड़ी बड़ी अच्छी लिमिटेड कंपनी में जाएंगे, यूनियन बनी हुई थी, किसी कर्मचारी के साथ कोई दिक्कत हो जाती है, यूनियन सपोर्ट कर देगी, स्ट्राइक कर देगी, काम पे बहुत सारे इनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। इनको कोई पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं होती, कोई पेंशन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। समझ आ रहा आपको। तो भाड़े के मजदूरों को भैया कुछ नहीं मिलता, ठीक है।
बेचारे गरीब हैं, बिल्कुल ये बुरे हालात में रहते हैं, इनकी गरीबी हालात में जी रहे होते हैं लोग, ठीक है। वही रेगुलर वर्कर कौन होते हैं? जिनको हाँ, जो सैलरी बेसिस होते हैं, मंथली सैलरी, परमानेंट पेरोल पर होते हैं वो, उनके पास रोजगार होता है, हर महीने सैलरी आएगी। समझ आ रहा है आपको? ऐसा नहीं है कि एक दिन निकाल दिया 2 दिन रख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको सारे सोशल इनको पीएफ कटता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, ठीक है, इनको पेंशन वगैरह की व्यवस्था होती है, इस तरीके की। और मैंने बताया था ऐसी कंपनीज में बहुत सारे लॉ प्रोटेक्टेड होते हैं, यानी कानून इनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। समझ आ रहा है? कानून कैसे प्रोटेक्शन देता है? यूनियंस बनी होती है बड़ी बड़ी, आप जाएंगे ना कंपनी में, यूनियन बना हुआ होता है। अब किसी कर्मचारी के साथ कोई गलत हो रहा होता है, यूनियन सपोर्ट कर देती है, तो यूनियन काम छोड़ देगी, ये रोक देगी, स्ट्राइक कर देगी, तो इस वजह से कोई उनका हित नहीं कर सकता। क्यों चाहते हैं आप सरकारी नौकरी लेना? क्यों चाहते हैं? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर कल को सरकारी नौकरी से हटाना इतना आसान नहीं है जब तक कोई लीगल बातें ना हो, तो ये सारी चीजें इसमें होती है, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको यहाँ कितनी चीजें बता दी बच्चे। तो कैजुअल वर्कर समझ आ रहा है आपको कि दीज आर डेली वेजर्स और दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर और ऑन रेगुलर बेसिस, दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और पेंशंस, ठीक है। यानी कैजुअल वर्कर वो है जो क्या होते हैं? डेली वेजर्स होते हैं, दे आर नॉट हायर्ड बाय द, ठीक है, एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये कर्मचारी यानी कि जो नियोजक जो होते हैं, मालिक जो होते हैं, मालिकों के द्वारा रेगुलर बेसिस पे इन्हें हायर नहीं किया जाता, ठीक है। और ना ही इनको क्या मिलता है बच्चे? कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कोई पीएफ, इंश्योरेंस, ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया जाता। रेगुलर जो वर्कर होते हैं, दे आर ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। ये वो एम्प्लॉय हैं जो परमानेंट पेरोल पर हैं किसी कंपनी के द्वारा, ठीक है। दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सभी प्रकार की इन्हें क्या सामाजिक सुरक्षा दी जाती है, जैसे पेंशन, ग्रेचुटी, पीएफ, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारा चीज दिया जाता है। ग्रेचुटी भी होता है बच्चे की जब आप रिटायर होते हैं ना, तो रिटायरमेंट पे आपको बहुत सारा पैसा दिया जाता है। कुछ नहीं होता कि देखा कोई रिटायर होता है तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा कंपनी वो करने के लिए कि ताकि भाई कोई भी जब नौकरी छोड़ के जाता है तो पैसों की जरूरत होती है ना, तो उस केस में अब सीनियर सिटीजन हो गया कोई, तो उसको भविष्य में तो पैसे की जरूरत पड़ेगी नहीं, इलाज उलाज तमाम खर्चे होते हैं उसके, तो उस केस में उसको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। It is often found that casual worker are unskilled worker। अब ये भी बात है, इनकी विशेषता और है कि ये जो कैजुअल वर्कर होते हैं, क्यों बेचारे मजदूर हैं, क्यों बेचारे ठेला चला रहे हैं? बताइए, इनके पास स्किल नहीं है, काम करने का इनको आइडिया नहीं है, क्यों मजदूर है बेचारा? ऐसे कपार पैसे लेके ईंटा धो रहा है खाली, बस स्किल नहीं है भाई इसके पास, है ना। स्किल होती है अगर वो मिस्त्री बन जाएगा। देखा धीरे धीरे लेबर, मिस्त्री की शुरुआती स्टेज लेबर होती है, धीरे धीरे मिस्त्री के साथ बैठते बैठते मसाला मारने लग जाता है, धीरे धीरे सीख जाता है। वो भी अगली जगह कहीं काम की शॉर्टेज हुई, कहीं लेबर की मतलब मिस्त्री की कमी हुई, बैठ जाए तू भी बना दे, धड़ाधड़ 1-2 बार बनाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर उसको फिर क्या है, फिर तो उसके बाद बोलता है सारा दुनिया मैं ही बनाया। फिर उसके बाद क्या करता है? वो भी मिस्त्री बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसके बाद स्किल आ जाती है ना। तो स्किल अनुभव से सीखी जाती है बच्चे। स्टार्टिंग स्टेज में तो सभी क्या होते हैं? अनभिज्ञ होते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कार्य का कोई भी क्षेत्र हो। टीचिंग प्रोफाइल भी है कि जब भी कोई टीचर स्टार्ट करता है तो उस वक्त उसके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। ज्ञान अलग चीज है और टीचिंग करना अलग चीज है। ज्ञान तो बहुत सारा भरा हुआ है, यूट्यूब, किताब, कॉपी सब भरा हुआ है, लेकिन उसको बच्चों को डिलीवर करना है, उसको कैसे पहुंचाना है, ये होती है उसकी, यही कला उसकी, यही वही स्किल टीचर उसे बनाती है। तो टीचर अच्छा वो है जो बच्चों किताब की चीज को, लिखा हुआ चीज बच्चों तक पहुंचा पाए, ठीक है। अब वो कहां से पढ़कर आ रहा है, कहां से क्या करके आ रहा है, वो कोई इश्यू ही नहीं करता। और अगर कोई अध्यापक पढ़ के पढ़ाता है तो बहुत शानदार है, वो बहुत अच्छा है कि वो सारी चीजें अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तो ये समझना चाहिए हम लोग, ठीक है बच्चे। तो समझ आ रहा है। तो कैजुअल वर्कर जो होते हैं इनके पास स्किल नहीं होता, कोई एक्सपर्ट नहीं होते, इसीलिए तो बेचारे काम कर रहे हैं ऐसा। और रेगुलर जो वर्कर होते हैं उनके पास क्या होता है? स्किल होता है, एक्सपर्ट होते हैं, डिग्रियां होती हैं। अब ये वाले लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे, इलिटरेट होते हैं। भाई कौन पढ़ रहा है? जो कम पढ़े लिखे लोग वही नहीं ये वाला काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग होते तो कुछ दूसरा काम कर रहा था। तो इसमें डिफरेंसेस भी पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कैजुअल वर्कर इलिटरेट होते हैं और रेगुलर वर्कर लिटरेट होते हैं, शिक्षित होते हैं।
शिक्षित मतलब साक्षर होते हैं, पढ़ना लिखना तो आता है, साथ में हो सकता है कि अच्छी जॉब है तो डिग्रियां भी उनके पास होती है, हायर एजुकेशन भी होता है। क्लियर आ रहा बच्चे? जैसे ये इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, ये सब आपको बस समझ जाइए, है ना। दिहाड़ी मजदूर जितने भी आप देखते हैं सब लोग हैं। अब बात करते हैं, अगला हमारा पॉइंट है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। क्या है बच्चे? लेबर सप्लाई। अगला शब्द है हमारा क्या है बच्चे? लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब समझिएगा श्रम आपूर्ति। क्या है बच्चे? श्रम आपूर्ति। ठीक, श्रम आपूर्ति का मतलब क्या है बच्चे? कि जब क्या होता है कि किसी देश में क्या होता है, जो श्रम की जो उपलब्धता होती है, ठीक है, श्रम की उपलब्धता मतलब मान लीजिए कौन बच्चा लोग लेबर चौक कौन कौन देखा है? कौन लोग देखा है लेबर चौक? अब लेबर चौक जब मैं बोल रहा हूं तो इससे क्या समझ रहे हो आप लोग? वहां गड्ढा हो जाता है। देखिए लेबर चौक जनरली भारत में जगह जगह हर क्षेत्र में क्या होता है, एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा कॉमन सा स्थान जहां पर जो लेबर वर्ग जो होता है वो सुबह या शाम के समय या सुबह के समय क्या होता है, एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जब वो इकट्ठा होते हैं तो वहां पर क्या होता है, जिसको भी कहीं पे भी, जैसे आपको भी जब भी कभी आप अपना घर वर बनवाएं और आपको लेबर की जरूरत नहीं मिल रहा, आप कैसे पता करें कौन लेबर है? लेबर है, अब किसी घर जाके बोलेंगे भाई तू लेबर है, ऐसा करेगा, दो जूता निकाल के मारेगा यूं करके, भले ही लेबरगिरी करता हो लेकिन बोल कैसे दिया? लेबर बोल रहा है मुझे, ऐसे कपार फोड़ देगा किसी का मार के। ठीक है, लेकिन वही चीज आप जब जैसी सुबह होती है तो सुबह के समय में 5 से 6 मतलब 6 बजे 7 बजे करीब में आप जाएंगे तो आप देखिए, एक तो मित्तल चौक जैसे बोला जाता है, वहां पर भी आपको बहुत भीड़ दिखेगी, और एक हमारा इधर जो गौतम क्लिनिक जो है, मेरे घर से आगे थोड़ा जाएंगे तो उधर आप राजस्थानी कोई वो हार्डवेयर करके है, वहां पर भी आपको बहुत सारी भीड़ दिख जाएगी। सतीश हार्डवेयर, वही वहां आसपास ही दुकान है ना। अच्छा हाँ, तो भीड़ लगती है ना। तो ऐसे ही जैसे हमने तो अपने आसपास के क्षेत्रों का नाम लिया, ऐसे ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहां कहीं ना कहीं कॉमन से कुछ कुछ दूरी पे प्लेसेस होते हैं जहां पर मजदूर एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो वहां मान लीजिए एक स्थान पे मैंने एक स्थान की बात की, मैं पूरे भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। यदि पूरे भारत में यानी या इकोनॉमी की बात कर ले या एक क्षेत्र की भी बात कर सकते हैं, एक क्षेत्र में जितने भी लेबर आपके पास उपलब्ध है, ठीक है, यानी जितने भी लेबर क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, उपस्थित है। ठीक है, अब बताइए कोई भी लेबर, अब आपको पता है कि आज हम कोई भी काम करने जाते हैं तो आप जॉब लेने जाते हैं तो आपको पता है भारत में वर्क आवर जो होता है वो 8 आवर यानी कि 8 घंटे का ही, एक दिन में 8 घंटे ही क्या होता है, एक वर्कर काम कर रहा होता है। अगर आप 8 घंटे से ज्यादा काम कराएंगे उसे ओवर टाइम माना जाता है, अलग से पैसे देने पड़ जाते हैं आपको। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो जो भी भारत में मजदूरी प्रचलित होती है, जो भी कुछ है वो क्या है, 8 घंटे की है केवल। अगर आप एज ए लेबर भी जा रहे हैं तो अगर आप 9 बजे से स्टार्ट किए तो 9 से 8 घंटा लगाइए, कितना बनता है? 6 बजे बनेंगे ना, 6 थोड़ी ना बनेगा भाई, 7 कैसे बनेगा? 5 भाई 9 बजे से स्टार्ट करोगे तो 9 से, अब देखिए 6 इसलिए बच जाता है क्योंकि 1 घंटा उनका क्या होता है, बीच में लंच होता है, तो वर्क आवर 4-4 घंटे। समझ आ रहा है आपको? नहीं तो अगर कंटिन्यूसली बात करेंगे तो 5 बजते, नहीं तो 9 से 6 बजे तक, है ना, क्योंकि 1 घंटा बीच में भैया खाना नहीं खाएगा क्या? जानवर बना दिए हो क्या एकदम? भाई गेम थोड़ी ना है कि जो तुम मोबाइल की गेम खेलोगे, खाना छोड़ के मम्मी कुछ भी बोलने ले, आ रहा हूँ, रात भर जग जा रहे हो, सुबह हो जा रही है ना भाई। तो भैया वो नहीं है, काम करना है। तो समझिएगा, और आप लोग भी 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई होती है तुरंत एकदम पगला आ जाते हो, प्राण निकलने लग जाता है, छटपटाने लग जाता है, आदमी को छुट्टी चाहिए, अरे छुट्टी चाहिए, प्राण निकले ऐसे। तो बच्चे को, बच्चा इधर देखेगा, बच्चा उधर देखेगा, बॉडी लैंग्वेज बता देगा कि अब हमारी आत्मा तृप्त हो चुकी है ज्ञान से।
अब भैया जाने दो हमें। तो समझिएगा, तो भारत के अंदर क्या होता है बच्चे, हर देश का अपना क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्या होता है, वर्क आवर होता है, ठीक है ना। तो एक दिन में भारत में क्या है भाई, है ना, सारी देखिए इलेक्शन का दौर चल रहा है, सारी देशभक्ति और सारा डेवलपमेंट मात्र अभी जब 5 तारीख को इलेक्शन आएंगे, 5 तारीख तक सारा विकास होकर बराबर हो जाएगा, ठीक है, सारे इलेक्शन हो जाएंगे सारे। और अफसोस कि ये प्रक्रिया पता नहीं 75 साल से चली आ रही है, और 75 साल से मुद्दे सेम है कि भाई हम सड़क बना देंगे, हम पानी दे देंगे, हम बिजली दे देंगे। ये देश में ये हालात है। चलिएगा, संगीत भी सुनते रहिए, संगीत के साथ पढ़ाई का मजा कुछ और हो जाए, बदल जाता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो रात में गाना लगा लेते हैं और एकदम काम कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब पेपर आते हैं ना, तो पेपर में जब बैठे होते हैं, यहाँ पर लिख रहे होते हैं यूं करके, तो मंचे पे डिस्को लिख देते हैं, है ना, गाना याद आ जाता है, वो चीज भूल जाते हैं। नहीं देखो ले नया सिंगर आ गया मार्केट में। अच्छा चलिएगा, देख लीजिएगा, और चलिए अब पढ़े। तो देखिए बच्चे, तो मैं क्या बोल रहा था कि हर देश में काम करने का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। तो 8 घंटे बात होती है, ठीक। तो आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति आपको किसी काम के लिए कम पैसा देगा, यानी कहने का अर्थ है कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा काम करेगा, तो उसके लिए वो किस पे डिपेंड करता है, उसके वेज रेट पर डिपेंड करता है। उसके आप उससे बोलना पड़ेगा उसे कि भाई 8 घंटे ज्यादा करेगा, तो आप बोलते हो कि ठीक है यार, फिर 500 रुपए और ले लियो तू। समझ आ रहा है आपको? तो कोई व्यक्ति कितना घंटे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने बोला कि एक समय में जितने भी लोग उपलब्ध हैं, जितने भी लेबर उपलब्ध हैं, मान लीजिए 100 लेबर है। अब 100 में 100 भाई, सब लेबर का अपना अपना कितने घंटे काम करेंगे, वो डिपेंड करता है उनको मजदूरी कितनी मिल रही है। ज्यादा पैसा दोगे, रात दिन 24 घंटा खाएंगे भी नहीं, परान वाला सूख के सब करके काम चले जाएंगे, है ना। मसाला सब कम पड़ेगा, खुद ही मुर्दा की तरह लेट जाएंगे, ले पलस्तर कर दे ऊपर से। भैया गरीबी इतनी है, क्या करे भैया, पैसा कमाना है ना। तो समझिएगा, तो यानी मान लीजिए 100 लेबर है, ठीक है। अब इस 100 में 10 लेबर अलग, 60 मतलब अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ, 10 60, ठीक है, कितना हो गया, 30 लेबर बचे। तो हर लेबर कितने घंटे काम करेगा वो उसकी मजदूरी पे डिपेंड करता है। कोई लेबर बोल रहा है भाई इतने रुपए में, तो मान लीजिए एक मजदूरी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए बोलता है 500 रुपए में, तो भैया मैं 8 ही घंटा काम करूंगा। तो 10 लेबर 8 घंटे काम करने के लिए तैयार, कितने घंटे हो गए, 80 आवर हो गए। फिर 60 लेबर ऐसे हैं जो जिनको ज्यादा पैसा दिए जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया मेरे को अगर ज्यादा पैसा दोगे तो मैं आपका कितने घंटे काम करूंगा, भाई मैं जैसे 8 था ना तो 10 घंटे काम कर लूंगा, तो 600 आवर हो गए। ये ऐसा ही ये कुछ है, ठीक है। 30 लेबर है, इनको और ज्यादा पैसा दिया, ये बोल रहे हमें भाई खाना और कुछ नहीं खाएंगे, सब काम ही करते रहेंगे, ठीक है। तो 360 आवर हो गए। समझ आ रहा है आपको सबको? तो कहने का अर्थ है लेबर सप्लाई से अभिप्राय क्या है कि एक समय पर या एक देश में जितने भी लेबर जो हैं वो जितने घंटे यानी जितने आवर काम करने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। तो उन सभी के टोटल को ही क्या कहा जाता है, लेबर सप्लाई कहा जाता है। अगर यहाँ पर ऐसे लेबर तैयार थे, तो अगर हमसे पूछे कि लेबर सप्लाई कितनी है, तो हम बताएंगे 80, और ये कितना 600 था ना, 680 हो गया, लगभग 1000 कितना आ गया, 1040, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमारे पास लेबर सप्लाई कितनी है, 1040 आवर की है, ठीक है। तो जब भी हम लेबर सप्लाई की बात करते हैं, तो लेबर सप्लाई को हम मैन आवर, ठीक है,
समझ आ रहा है? श्रमिक घंटों में क्या करते हैं, इसको व्यक्त कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी मैन आवर में प्रेजेंट किया जाता है। तो कहने का मतलब एक समय में किसी देश के पास या किसी क्षेत्र में या कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं, कोई इकोनॉमी की बात कर ले रहे हैं, किसी स्टेट की बात कर ले रहे हैं, किसी एरिया की बात कर ले रहे हैं, तो वहां पर जितने भी आवर मजदूरी की अलग अलग दर के अनुसार जितने भी घंटे वहां के लेबर काम करने के लिए तैयार हैं, उन्हीं के टोटल को क्या कहा जाता है, लेबर सप्लाई कहा जाता है। और लेबर सप्लाई को इसीलिए किस में व्यक्त किया जाता है, मैन आवर्स में, यानी घंटों के हिसाब से व्यक्त किया जाता है। समझ आ रहा है आप सब लोगों को? क्लियर है? ठीक। अब इसी में से एक तो लेबर सप्लाई समझ आ गया, तो अब हम बढ़ते हैं, दूसरा हमारा शब्द है क्या है बच्चे, लेबर फोर्स। ठीक है, क्या है, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, श्रम बल। क्या होता है, श्रम बल होता है। ठीक है, श्रम बल क्या है बच्चे, श्रम बल एक समय में एक देश के पास जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी, यानी इसमें क्या होता है, वो सभी, ठीक है, ऑल, यानी सभी लेबर्स की बात कर रहे हैं, जो क्या है बच्चे, उन सभी लेबर्स को हम इसमें शामिल कर रहे हैं जो क्या है, क्या है, यानी जो एक्चुअली वर्किंग है, यानी जो काम कर रहे हैं, यानी जिनको जॉब मिला हुआ है, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो क्या है, विलिंग टू वर्क है, क्या है, विलिंग टू वर्क है, बट नॉट गेटिंग वर्क। ठीक है, यानी कहने का मतलब जिनको काम मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, ठीक, और जिनको काम नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। ठीक है, तो भैया लेबर फोर्स में वो सभी लोग शामिल होते हैं जो काम कर रहे हैं या काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, तभी वो शामिल हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी लेबर फोर्स, वो उन लेबर फोर्स के अंतर्गत उन सभी लेबर्स को शामिल किया जाता है जो क्या है, जो एक्चुअली वर्किंग भी है और साथ ही साथ क्या है, जो विलिंग टू वर्क है बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क। यानी कि ऐसे सभी लेबर जिनको काम मिल गया है वो भी, और जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिला है वो भी, अर्थात रोजगार मिला हुआ है जिनको और जिन जो बेरोजगार हैं उन सभी की संख्या को ही क्या कहा जाता है, लेबर फोर्स और श्रम बल कहा जाता है। समझ आ रहा है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, कुछ को काम मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता, तो जितने लोग काम करने के इच्छुक हैं, भले उनको काम मिल गया या नहीं मिला हो, उन सभी की संख्या को क्या कहा जाता है, श्रम बल कहा जाता है, लेबर फोर्स कहा जाता है। एक लेबर चौक पे जाओगे, 1000 लेबर वहां, मान लीजिए 100 लेबर वहां बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, ये प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के तैयार है। कोई जरूरी थोड़ी ना कि पूरा का पूरा लेबर को काम मिल जाए, उसमें से आधे कोई मिल पाता है, कुछ बेचारे जाके बैठ जाते हैं। तो जितने भी लेबर चौक पे लेबर्स थे वो सारे क्या हैं, लेबर फोर्स है, श्रम बल है, एकदम बैठे हुए, एकदम बल है, ताकत है एकदम। लेकिन भैया कितनी ताकत यूज हो रही है, अर्थात कितने लेबर यूज हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे होते हैं, तो श्रम बल तो सारे ही हैं। समझ आ रहा है आपको? फिर अब बात करते हैं इसके बाद क्या बच्चे, वर्क फोर्स। क्या है अगला पॉइंट, क्या है हमारा बच्चे, वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, कार्यबल। अब नाम से पता चल गया कार्यबल। ये वाले, ये जो एम्प्लॉयड पर्सन है ना, इन्हीं को कार्यबल कहा गया है। ठीक है, यानी कि वर्क फोर्स का मतलब है वो लेबर, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयड लेबर, यानी एम्प्लॉयड पर्सन को बोला गया है। ठीक है, एम्प्लॉयड पर्सन मतलब जो लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली किसी देश में, यानी कि जो लोग एक्चुअली वर्किंग, ठीक है, यानी वास्तविक तौर पर जो लोग भारत में काम कर रहे हैं उनकी संख्या को क्या कहा जाता है, कार्यबल कहा जाता है। ठीक है,
समझ आ रहा है? यानी देश के अंदर भले वो कम मतलब कम काम करें, ज्यादा काम करें, लेकिन काम अगर कर रहे हैं कोई भी, तो वो किसका हिस्सा कहलाएंगे? वर्क फोर्स का। तो वर्क फोर्स क्या है? वर्क फोर्स के अंतर्गत उन सभी लेबरों को शामिल किया जाता है जो वास्तविक तौर पर किसी न किसी देश की उत्पादन क्रिया में क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं, योगदान दे रहे होते हैं, अर्थात एम्प्लॉयड होते हैं, अर्थात उनको रोजगार मिला हुआ होता है। समझ आ रहा है आपको भाई? थोड़ा सा अच्छा मिले चाहे मध्यम मिले, ठीक है, यानी कि थोड़ा कम लेवल का मिले चाहे अच्छा लेवल का मिले, लेकिन भैया यदि आपको काम मिला हुआ है तो आप वर्कफोर्स का हिस्सा है, कार्यबल का हिस्सा है। समझ आ रहा है आपको? फिर उसके बाद क्या है बच्चे? अब जब मुझे ये बात समझ आ गई कि लेबर फोर्स में क्या होता है कि एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों शामिल होते हैं, तो यदि मुझे अनएम्प्लॉयड निकालना है, यानी कि क्या निकालना है? अनएम्प्लॉयड लेबर निकालने हैं, तो कैसे निकलेगा बच्चे? वो मैं क्या करूंगा, ये जो लेबर फोर्स है यानी जो श्रम बल है, इसमें से एम्प्लॉयड अर्थात वर्क फोर्स घटा दूं तो मैं नहीं निकल जाएगा भाई। भाई अभी आपको यही तो समझा रहे हैं कि भैया लेबर फोर्स का मतलब होता है उन सभी लेबर को जिनको काम मिला है या नहीं मिला, उन सभी की संख्या को क्या कहा जाता है? यानी केवल इच्छा होनी चाहिए काम करने की, वो चाहते हैं काम करना प्रचलित मजदूरी दर पर, भले उसमें से कुछ को काम मिल जाए ना मिले, उन सभी की संख्या को क्या किया जाता है? लेबर फोर्स कहा जाता है। अब इनमें से जितना को काम मिल गया उसी को, यानी जितने को काम मिल गया इसी को तो हमने क्या नाम दे दिया? वर्क फोर्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो अभी इतने से ये थे, मान लीजिए हमारे पास 1000 लोग थे जो काम करने के लिए तैयार है मजदूरी दर पर, लेकिन उनमें से केवल कितने? 500 लोगों को ही क्या मिला? रोजगार मिल पाया, वो काम कर रहे हैं, बाकी क्या रह गए? बेरोजगार रह गए। तो हमने क्या किया? 1000 में से 500 घटा दिए, निकल कर आ गए। तो वही तो बता रहा है कि भाई अनएम्प्लॉयड क्या है? अनएम्प्लॉयड लेबर, बेरोजगार श्रमिकों की बात जब हम करते हैं तो भैया उसका अर्थ होता है लेबर फोर्स श्रम बल माइनस कार्यबल। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से बेरोजगारी भी निकल जाती है, ठीक है, समझ आ रहा है? अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। एक हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन रेट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। तो आपको क्या लगता है बेरोजगारी दर क्या होती होगी? देखिएगा बच्चे, मैं आपको समझाता हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है। मैं शॉर्टकट लिख दूं यहां पे, देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू होता है कि अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन में लेबर फोर्स, ठीक है, और प्रतिशत निकालना है, दर निकालना है, तो रेट निकालना है, तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल। अगर भारत में बेरोजगारी दर की बात की जाए तो बेरोजगारी दर से अभिप्राय क्या है कि एक देश में जितने भी लोग प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं, अगर उनमें से जितने लोगों को काम नहीं मिल रहा होता तो उन्हीं लोगों को बेरोजगार कहा जाता है, और उसी को जब 100 से गुणा कर दिया जाए तो क्या निकल कर आती है? बेरोजगारी दर निकल कर आती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आता है, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, देखिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पर हम लोग हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। हरियाणा में, वैसे तो पूरे भारत में बेरोजगारी दर बहुत ही क्या है? बहुत मैक्सिमम लेवल पर है, ठीक। और दूसरी हालात, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी की दर वाला राज्य है तो वो हरियाणा है। और यहीं की सरकार, बीजेपी की सरकार एकदम क्या करती है? छाती ठोक के बोलती है हमने क्या किया है? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है यहाँ पर, है ना। तो सारे एजुकेशन लेवल पे आप चले जाइए, खासकर फरीदाबाद जैसे एरिया में आप चले जाइए, एजुकेशन का बंटाधार किया हुआ है। मैं खुद 4 साल 5 साल से कई बच्चों को मैंने कॉमर्स के पढ़ाया हुआ है। उन सरकारी विद्यालय है उसमें कॉमर्स के आज तक टीचर नहीं आए, और वहाँ स्ट्रीम दे दी जाती है कॉमर्स की। बच्चे ट्यूशन लगा लगा के कहीं से पढ़ते हैं, कहीं गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये हालात हैं हमारे यहाँ के। तो यहाँ हरियाणा सबसे अधिक बेरोजगारी दर है भारत के अंदर, हरियाणा राज्य की, ठीक। और दूसरा ये तो था क्या? अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। अब हम बात करते हैं कौन सा बच्चे? पार्टिसिपेशन रेट। क्या बात कर रहे हैं? पार्टिसिपेशन, सहभागिता दर, अर्थात देश की उत्पादन क्रिया में
कितनी जनसंख्या का कितना हिस्सा लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है कि एक तो है क्या, वर्क फोर्स यानी कार्यबल, जो लोग काम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, देश का जो जनसंख्या है, ठीक है, और उसको किससे गुणा कर दें, 100 से, तो वो क्या निकल कर आ जाएगा, पार्टिसिपेशन रेट निकल कर आ जाएगा, यानी सहभागिता दर निकल कर आ जाएगी। तो सहभागिता का दर का मतलब क्या हो गया, जनसंख्या का कितना प्रतिशत क्या कर रहा है, एक्चुअली देश के अंदर क्या हुआ है, काम कर रहा है, ठीक है। ये डेटा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी आधार पर जब हम भारत के, आपको मैंने तो अभी सिर्फ हरियाणा का आपको बताया, अभी मैं आपको और जानकारियां दूंगा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि जब भारत के जो हरियाणा है, तमाम जो राज्य हैं, या ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां पे रोजगार बेरोजगारी के आलम क्या है, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। बाय बाय। नहीं, साथ ही आंटे जाऊँ। साथ में से इसके आगे पढ़ेंगे, पता है वो एक्सपेंडिचर वाला, हाँ।